एक बेहतरीन रिकवरी के साथ मार्केट इस वक्त काम काज कर रहा है और लगभग 120 पॉइंट की आप तेजी कह सकते हैं निफ्टी में 18,437 और 43,865 पे बैंक निफ्टी है, उसमें भी बहुत बेहतरीन रिकवरी और इसमें 180 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बाजार ने रिकवर किया है नीचे से। तो क्या ये रिकवरी अगले 1.5 घंटे भी कंटिन्यू रहेगी, 2 घंटे कंटिन्यू रहेगी, इस पर बातचीत करेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े। मानस, ये जो बहुत बेहतरीन रिकवरी आई है, कहाँ तक ले जाएगी ये रिकवरी? नमस्कार नीरज जी। देखिए, अगर हम दोनों को अलग देखते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी को हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते इस टाइम पे। हाँ। निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन देखने को मिला था करीब 10 सेशन से नीरज जी, लेकिन आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 18,800 18,850 तक के आते हैं। तो करंट लेवल से भी 400 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आई थिंक बेहतर ये रहेगा कि एक पोजीशन ट्रेड लेना। हो सकता है 2 दिन की रैली है तो एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 18,300 के रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 18,800 तक के टारगेट, ये निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, 18,800 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। और वैसे ही आप 18,500 का जो कॉल ऑप्शन 230 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। एक पोजीशन ट्रेड होगा 149 के स्टॉप लॉस से 400 रुपए के टारगेट से। ओके, तो 18,500 का कॉल आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको सेफ बहुत प्ले करना है, मोमेंटम राइड करना है। अच्छा मानस, ये जो आपने 18,800 तक का टारगेट दिया कितने दिन के लिए? अच्छा, एक करेक्शन तो ये है, देखिए 18,800 का जो मैंने ऑप्शन बोला है वो 29 जून के लिए मैंने बोला है। 29 जून वाले स्ट्राइक प्राइस मैंने बोला है कि मंथली में नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ। हाँ। तो मंथली स्ट्राइक प्राइस है जिसका 230 का प्राइस चल रहा है। और जो मैं 18,800 की बात कर रहा हूँ नीरज जी, मेरा समझना है कि शायद अगर हम एक टाइम फ्रेम तैयार करना होगा तो वो 5 सेशन से लेकर 10 सेशन तक होगा, जिसमें शायद हमें 18,800 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन लग सकते हैं, बीच में छोटे मोटे करेक्शन हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी न्यू हाई पार कर लेगा? निफ्टी में देखिए जी देखिए, अभी तक शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन उस तरह का ब्रेकआउट जिस तरह का निफ्टी में हमने देखा है वैसा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। इसलिए यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बने रहिए, एक छोटे से मूव के लिए फिलहाल के लिए प्ले करिए जिसमें 44,100 के आपके टारगेट रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 43,700 के स्टॉप लॉस लगाइए। और जब 44,200 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 1,000 या 1,500 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, तब तो आप एक बड़े मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, मानस, जाने से पहले एक स्टॉक पे रिव्यू चाहिए आपका। जी एंटरटेनमेंट पे खबर भी कुछ आई है, उसके बाद स्टॉक 7% ऊपर है, काफी पिटा था स्टॉक, अभी 195 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें अब लॉन्ग ट्रेड की गुंजाइश अभी भी है क्या? तो देखिए, जिस जगह से रिवर्सल आया है वो वही लेवल है जो मार्च 2023 में भी लोज बने थे, 170 175 के आसपास के, और वहीं पर सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली है। तो उस लॉजिक से अगर हम प्ले करेंगे तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट छोटे से बाउंस बैक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बॉटम बन गया, लेकिन एक छोटे से बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 192 के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे 182 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। 210 से 215 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये था जी एंटरटेनमेंट पर आए एक छोटे दायरे के लिए आप कह सकते हैं कि एक मोमेंटम यहाँ मिल सकता है, उसको प्ले किया जा सकता है। 215 220 25 तक के भी लक्ष्य आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। चलिए बातचीत करते हैं कैप्री ग्लोबल के एमडी राजेश शर्मा जी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। साल का अंत और चौथी तिमाही का अंत तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है और एयूएम ग्रोथ तो कमाल की है, मतलब क्या सॉलिड 86% के डिसबर्सल आपने दिखाया सर YOY और 53% क्वार्टर क्वार्टर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ये ग्रोथ इतनी कहाँ से आ रही है और कैसे, कहाँ से मोबिलाइज हो रहा है इतना कुछ? तो नीरज जी, हमने करीबन पिछले साल 50 से ज्यादा ब्रांचें ऐड करी हैं MSME और होम लोन में, और हमने गोल्ड लोन वर्टिकल नया लॉन्च किया जिसमें करीबन 562 ब्रांचेज ऑपरेशन करी हैं करीबन लेस देन 9 मंथ्स में। तो ये ग्रोथ जो आ रही है MSME, होम लोन, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और गोल्ड लोन से आ रही है, और करीबन 56% की AUM ग्रोथ आई है कंपनी में। ओके, अच्छा, इससे पहले कि इसमें और मैं गोल्ड लोन वाला अलग से ले लेते हैं एक बार। गोल्ड लोन में ब्रांचेस की संख्या आपने एक्सपोनेंशियली बढ़ा दी है, अभी 500 से ज्यादा निकल गई हैं। हाँ, 562 ब्रांचेस के करीब ब्रांचेस ऑपरेशनल हो गई थी मार्च में, जबकि शुरुआत आपने 100 ब्रांच से लगभग की थी। हाँ, शुरुआत हमने अगस्त में की थी 108 ब्रांचों से। 108 ब्रांच से शुरुआत की और अब
562 ब्रांच हो गई। इस तरीके के मोमेंटम, ये तो कोलेटरल लोन हुआ ना सर? हाँ बिल्कुल। और कहाँ से इतनी ज्यादा ग्रोथ आ रही है? मतलब ये तो गोल्ड लोन वाली जो कंपनियां वो तो बड़ी परेशान घूम रही हैं। तो ग्रोथ जो है नहीं, सभी के लिए बिजनेस है। ग्रोथ गोल्ड लोन से भी आई है, करीबन 1100 करोड़ का ईयून गोल्ड लोन में बना है। एमएसएमई में ग्रोथ है, होम लोन में ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में ग्रोथ है। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे ग्रोथ है। और इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी एनवायरनमेंट है जो बहुत ही बुलिश है, और क्रेडिट की डिमांड बहुत अच्छी है, प्लस ब्रांच एक्सपांशन है। तो इन सारे का कॉम्बिनेशन ये है कि हम 56% की ग्रोथ को हासिल कर पाए। और यही नहीं, अगले कुछ 3-4 साल में भी हम अपने जो इस एम को चेस कर रहे हैं कि कैसे हम 35 से 40% की ग्रोथ को अचीव करें गोल्ड लोन में। अभी अभी 23-24% की ग्रोथ। यस। ओके, अब वापस आते हैं उसमें, कि गोल्ड लोन वाला हमको अलग से एकदम शाइन कर रहा था। हमने कहा एमएसएमई में सर ये जो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन जब बहुत सारे और दूसरे बैंकों से हम लोग बात करते हैं या और, तो उनको इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती एमएसएमई में, लेकिन आप कमाल कर रहे हैं सर। कैसे? नहीं देखिए, हो सकता है कि किसका फोकस कहाँ है उस पर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो ग्रोथ आ रही है, एक तो हमारा बेस भी हो सकता है कि छोटा हो, प्लस हमारा फोकस है। एमएसएमई हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, कंपनी का मेन ग्रोथ ड्राइवर है। सबसे ज्यादा वर्कफोर्स भी उसी में लगी हुई है आज की तारीख में, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक ठाक है। पिछले 8-9 साल से प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी है। और हमें लगता है उसमें काफी डिमांड भी बहुत है। यदि हम एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई में आज भी करीबन 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे एमएसएमई बोरोवर्स हैं जिनको फॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं मिल पाता है। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। कोई खास सेगमेंट सर आपको दिखता है, एरिया जहां पे ज्यादा डिमांड आ रही है, या इन जनरल एमएसएमई में बहुत डिमांड है? कि जहां भी डिमांड ज्यादा है, हमारी ब्रांचेज ज्यादा हैं। तो जो है, गुजरात और एमपी में हमारी ब्रांच नेटवर्क अच्छा है, राजस्थान में भी अच्छा है। हाँ। तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे हमारी ब्रांचेज ज्यादा हैं। तो जहां डिमांड होती है, ब्रांच भी एक्सपांड करते रहते हैं। और डिमांड तो ओवरऑल आप देखो एमएसएमई सेगमेंट में, जहां पे कस्टमर के पास इनकम प्रूफ नहीं है, छोटा है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और उसको आज भी वो इनफॉर्मल सेगमेंट पे अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंड करता है, मार्जिन के पास, मनी लेंडर्स के पास में। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मुझे लगता है कि 5-10 साल भी अच्छी ग्रोथ को देता है। ओके, और इस समय आप कितना सर एनआईएम कमांड कर रहे हैं, और क्या ये सस्टेनेबल है? अभी एईएम हमारा करीबन 10,000 करोड़, और हमें सस्टेनेबल, ये तो हमें इस पर ग्रोथ करना है। तो अगले 4-5 साल में हम, जैसे मैंने कहा कि अगले 2 साल तो हम 35% की ग्रोथ के आसपास का टारगेट कर रहे हैं। अगले 5 साल में हम चाहते हैं कि एईएम को 25 से 30,000 करोड़ के बीच लेके जाए। नहीं, मार्जिन आप सस्टेन करेंगे सर, क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो कॉस्ट ऑफ फंड की वजह से डिमांड थोड़ी सी टेपर होगी। अच्छा, आप मार्जिन के बारे में बात करें तो जो मार्जिन है हमारा, गोल्ड के वर्टिकल का जो एईएम बढ़ेगा, आपका हमारा मार्जिन थोड़ा इंप्रूव होता जाएगा। शुरू में कॉस्ट इनकम रेशियो आपको ज्यादा दिखेगा क्योंकि नई ब्रांचों का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो मार्जिन है वो इंप्रूव होगा। नहीं, चूंकि ब्रांच सर आप बहुत खोल रहे हैं, आपका ओपेक्स काफी बढ़ रहा है, 100% बढ़ा है। जी, ओपेक्स बढ़ने का कारण यही है कि ब्रांच एक्सपांशन हुआ है। एक साथ 600 ब्रांच के आसपास ब्रांच बढ़ी है। तो जब इतनी ब्रांच आप बढ़ाओगे, मतलब आपका पहले का बेस था 150 और सडनली आप पहुंच रहे हो 750-800 ब्रांच पे, तो एक साथ इतना बड़ा एक्सपांशन हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट पीएनएल में आएगा। प्लस हम उसको मेजोरिटी ऑफ जो रेवेन्यू आइटम उसको तो हम कैपिटलाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा पीएनएल में जा रहा है। लेकिन वो आगे जो है, जब ये ब्रांचें ब्रेक करेंगी और प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगी, तो ये काफी अच्छा एक जो है जंप देगी हमारी इनकम में। शर्मा जी, इसी को मैं थोड़ा समझा, चूंकि मैक्रो पिक्चर को हम लोग देखें तो एक बार, कई बार एनालिस्टों को डर लगता है कि बहुत मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है। क्या मैक्रो पिक्चर उतनी कंड्यूसिव है कि इतने बड़े पैमाने पर आप एक्सपेंड करें और वैसी डिमांड बनी रहे? बिल्कुल, मैक्रो इकोनॉमी का एनवायरनमेंट तो बहुत ही बुलिश है। मतलब हम तो अभी अगले साल में भी 150 से 200 ब्रांच और ऐड करेंगे गोल्ड लोन में, और एमएसएमई होम लोन में भी कभी 30 से 40 ब्रांच ऐड करेंगे।
मतलब इस तरीके की बुलिशनेस आपको दिख रही है यहाँ पे इस सेगमेंट में? बिल्कुल दिख रही है। देखिए कल आपको जो 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 कॉन्फिडेंस आता है वो आता है ग्राउंड की कलेक्शन एफिशिएंसी। यदि आपका कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा है, आपके एनपीए एक टॉलरेंट रेंज में है और रिकवरी अच्छी हो रही है पुराने एनपीए से भी और डिमांड आ रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। और यही एक जो कलेक्शन है वो सबसे बड़ा बैरोमीटर है कि इकोनॉमी कैसा कर रही है। ओके, आपने एक व्हीकल लोन भी शुरू किया था सर? जी, व्हीकल लोन? व्हीकल लोन, हाँ हाँ, तो हम लोग जो है हमारा करीबन 8 बैंकों से पार्टनरशिप है जहां पे हम व्हीकल लोन देते हैं और हम लीड पास ऑन करके रेफरल में फीस हमारी है, इसमें हमें कोई लोन नहीं देना होता है। इट इज जस्ट एक फी इनकम का ये है। करीबन हमारे 1100 एम्प्लॉई हैं इसमें। हमने पिछले साल करीबन 6000 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया है और करंट ईयर में हम 9000 करोड़ का डिस्बर्समेंट करना चाहते हैं। पिछली बार 118 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हमने इससे कमाई है और ये हमें काफी एक जो है आरओई को बूस्ट दे रहा है फी इनकम के रूप में। आप देखो पिछली बार हमारी सिर्फ 23% फी इनकम से थी, इस बार 33% हुई है। तो फी इनकम से आपका रिस्क भी जो है एक इनकम का एक फ्लेवर चेंज होता है काफी। ओके, शर्मा सर एक चीज बताइए, क्या ये रीफाइनेंसिंग और टॉपअप लोन में भी बहुत एग्रेसिवली आप लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, टॉपअप तो देखिए ऐसा है कि टॉपअप तो आप हमेशा उसी कस्टमर को देते हैं जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उसकी कुछ लोन टू वैल्यू में कुछ कुशन है, लेकिन वो ओवरऑल बुक की ग्रोथ में बहुत ही कम परसेंटेज होता है। ओके, बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं आप? नहीं। और रिकवरी का क्या सिचुएशन है? जी, रिकवरी की क्योंकि जो ईएमआई आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का क्या कंस्ट्रक्ट रखे हैं अभी? तो ऐसा है, देखिए ईएमआई के हमने कहा रिकवरी तो अच्छी है। आप रिकवरी प्री कोविड के लेवल से भी बेटर पहुंच गई है रिकवरी। तो सो यही एक जो मैंने पहले भी कहा कि आपको रिकवरी की स्ट्रेंथ से ही आपको एक्सपांशन करने का जो है करेज मिलता है। ओके राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर के लिए। और जिस तरीके से लोन ग्रोथ आप दिखा रहे हैं और जिस तरीके से गोल्ड लोन बिजनेस आपका बढ़ रहा है, ये सचमुच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। कैप्री ग्लोबल एक बड़ी एनबीएफसी और एक ज़बरदस्त बिजनेस करके उन्होंने दिखाया है और इस समय स्टॉक 709 रुपये पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है 0.25% के गेन के साथ। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की बातचीत। स्वागत एक बार फिर से आपका। और बाजार न्यू हाइस की तरफ और तेजी से बढ़ रहा है। निफ्टी 140 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी हालांकि 260 पॉइंट है। तेजी का रुझान लगातार बढ़ रहा है। मिड कैप में भी बड़ी तेजी 225 पॉइंट की मजबूती के साथ है। वीरू जुड़ गए हैं और मानस जी हमारे साथ पहले से हैं। बताइए वीरू जी, क्या हो रहा है? हर बड़े वक्त के लिए एक नया स्टॉक बचा के रखना चाहिए। बाजार ने भी कुछ ऐसे ही कर रखा था और तुरुप को इक्का निकाल लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब तक नहीं चला था, अंडर परफॉर्मेंस थी। आज रिलायंस ने क्लियर कट फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट दिया था। बात भी हुई थी इस पैनल पे, मतलब स्टॉक पर्सपेक्टिव से नहीं, इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से। और सुबह उसने नीरज जी रिफ्लेक्शन दे दिया था कि मैं आज अपने इस कंसोलिडेशन के जोन से बाहर निकलूंगा। बाकी एक और चीज है, भले ही एक स्टॉक नैस्डैक को भगा रहा हो, भले ही एक ही स्टॉक है ना, 5 नहीं, अब पिछले कुछ दिनों पिछले कुछ दिनों, लेकिन फिर भी हमारा आईटी इंडेक्स कम से कम उससे संभल गया, जहां पे एक डर था ना कोलैप्स का। एग्जैक्टली, थैंक्स टू एनवीडिया। उसने हमारे आईटी इंडेक्स को चला दिया। इस दौर में मिड कैप आईटी को आपको सलाम करना पड़ेगा। परसिस्टेंट सिस्टम एट ऑल टाइम हाई। हाँ, तो कोफोर्ज को देखो, परसिस्टेंट को देखो, ये सब कहाँ है? इवन 2 दिन से साइंट को देखिए आप, रिजल्ट्स के बाद से साइंट रुक कहाँ रहा है। जबरदस्त तेजी। हालांकि मार्केट बेथ बहुत अच्छी नहीं है, मैं फिर भी कहूंगा, बट जब आप एक इंडेक्स ट्रेडर है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको सिर्फ मोमेंटम को देखना है। और ये जो अपने दूसरे वाले भाई साहब हैं 43,951 पर है, ये थोड़ा मैं कहता हूँ रिलायंस का एडवांटेज सिर्फ निफ्टी को है आज, इनको कुछ नहीं होगा। एसबीआई का एडवांटेज है, लेकिन अभी भी सही बताऊं तो बहुत एक अच्छा लीडर आईसीआईसीआई बैंक को बनना है, एसबीआई को बनना है, बट आज लीडरशिप निफ्टी के हाथ में। 18,800 तक जाएगा। पहले 500 का देखिए, मैं तो नीरज जी 150-200 पॉइंट की कमेंट्री करता हूँ। 520 आ जाए, उसके बाद 800 की बात करें। नहीं, मान लो मैं अगर 2 हफ्ते का व्यू लूँ तो
देखिए 2 हफ्ते का व्यू इस पर्सपेक्टिव से लीजिए। पहले आप 520 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए। ओके, 520 की क्लोजिंग के बाद जो थर्सडे को एक्सपायरी काटी है उसमें आपका बेस है 18,200 18,000, उसको 400 और 500 बनने में अभी आपको एक फर्म क्लोजिंग की जरूरत है 18,500 के ऊपर। तो क्योंकि नए जोन में आपको एक नया स्टॉप लॉस चाहिए होता है। 100 पॉइंट और ऊपर भी जाना पड़ेगा। उस समय तुरुप का इक्का बदलेगा कुछ और ये नहीं, मेरे ख्याल से रिलायंस अभी भूमिका निभाएगा विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बट इट्स बिहेविंग लाइक ए लीडर राइट नाउ। हाँ, हम लोग रिलायंस का नाम बार बार ले रहे हैं, कृपया करके आप अपने एनालिस्ट से जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये चैनल का ओनर है। मानस जी को भी जोड़िए। मानस जी, पहला पड़ाव 500 ना जी। पहले 18,500 पे टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, 18,500, उसके बाद फिर 18,800। जी नहीं 800 पे मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, वो नीरज जी के शब्द। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं चार्ज पे वीरेंद्र जी के साथ बैठा होता तो मैं उनको इस टाइम पे 19,000 के लिए कन्विंस कर लेता। बताइए। 19 चार्ज इस तरह के हैं और वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं वीरेंद्र जी भी। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला है वीरेंद्र जी। उसके टारगेट एक्चुअली आप देखेंगे जो 17,550 से रैली देखने को मिली थी 18,500 तक ही फ्लैग पोल था। उसके बाद 8 दिनों का कंसोलिडेशन में फ्लैग बना और अब एक ट्रायंगुलर पैटर्न का, उसे फ्लैग कह लीजिए, ट्रायंगुलर पैटर्न कह लीजिए, वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 1000 पॉइंट आपको जोड़ने पड़ेंगे उस हिसाब से, तो 19,000 तक के भाव आपको देखने को बिल्कुल निफ्टी मिल सकते हैं। पर फिर भी जो ऑल टाइम हाई 18,800 है वो टारगेट बिल्कुल सेट कर सकते हैं। रिलायंस में मैं बस एक छोटा सा जल्दी से मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। रिलायंस में एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर आप देखेंगे तो 6 मार्च के हाइस को आप अगर 17 अप्रैल के हाइस से कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो वो है जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन, और इसके जो टारगेट है वो आते हैं 2650 पे। तो ये रैली यहां नहीं थमेगी, कम से कम 2650 या 2700 तक के स्तर रिलायंस में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री हूं वीरेंद्र जी की बात से, ये लीड करेगा मार्केट को। आप सर अगर 2700 कितना यहाँ से 200 रुपए और ऊपर गया तो फिर मैं मानस जी के साथ हूँ कि 19,000 से पहले निफ्टी नहीं रुकेगा। वाकई। और आपको याद होगा नीरज जी, कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे, खैर अब छोड़िए, बहुत ज्यादा रिलायंस हो जाएगा उसको। हाँ, बहुत रिलायंस पे अब चूंकि बार बार डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मुझे तो इसलिए अगेन डिस्क्लोजर है कि आप इसमें कोई पोजीशन लें। लेकिन 19,000 तक की उम्मीद जगाई है मानस जी ने, और वीरू कह रहे हैं कि एक बार पहले 500 पार कर लें। 550 या 500 520 के ऊपर, 520 के ऊपर हम पार करेंगे तो फिर हम लोग फराटा दौड़। आज मैंने कमेंट्री में लास्ट जो लेवल लिखा था इट वाज 18,517। 18,517 अपनी रीत सदा चली आई, 200 पॉइंट से ऊपर की बात ना कभी नहीं जाए। 200 पॉइंट से ऊपर कभी सौदा हम ना ले, है ना। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ये जो व्यूज आपको मिले हैं ये आगे कंटिन्यू रहेंगे, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके सामने स्टॉक की और इंडेक्स की निकल के आएंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और इस चर्चा में अनुज भी जुड़ जाएंगे।